कहानी की शुरुआत होती है 1908 में, जब छोटा फ्रांसिस मेला यानी फेयर में आता है। यहाँ हर तरफ रंग बिरंगी लाइट्स, खुशियों की आवाज़ें और एक्साइटमेंट होती है। इसी फेयर में पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन का शो होने वाला होता है। स्टेज पर आते ही पेनीवाइज अपना एक्ट शुरू कर देता है और बच्चे उसे बहुत इंजॉय करते हैं। इस सीन के बीच हमें पता चलता है कि पेनीवाइज की पहले एक वाइफ थी जो उसके साथ क्लाउन बनकर परफॉर्म करती थी, लेकिन अब वो मर चुकी है। शो का पहला पार्ट यही खत्म होता है और एक छोटा कैमियो हमें फिर से एंडी का दिखाता है, जो स्टोरी में एक मेटा टच ऐड करता है। शो का सेकंड पार्ट शुरू होता है जहां पेनीवाइज अपना आइकॉनिक डांस करता है। बच्चे स्टेज पर आ जाते हैं और उसकी वीक खींचने और बलून्स फोड़ना शुरू कर देते हैं। दूर से एक बच्चा ये सब ऑब्जर्व कर रहा होता है और ये बच्चा है इट। शायद ये उसका पहला एनकाउंटर था पेनीवाइज के साथ। उसने सोचा होगा कि बच्चे कितनी इजीली पेनीवाइज के पास अट्रैक्ट हो जाते हैं। पेनीवाइज अपना मेकअप उतारता है और अपना असली नाम बॉब ग्रे रिवील करता है। हमें ये भी पता चलता है कि बॉब की बेटी है इंग्रिड, जो बैक स्टेज का काम संभालती है। इंग्रिड पहली बार क्लाउन कॉस्ट्यूम पहनती है और बॉब काफ़ी खुश होता है। उसका प्लान है कि नेक्स्ट एक्ट में फादर और डॉटर दोनों साथ परफॉर्म करेंगे। बॉब इंग्रिड का स्टेज नेम पेरीविंकल रख देता है, लेकिन इंग्रिड थोड़ी उदास हो जाती है क्योंकि ये उसकी माँ का स्टेज नेम था। बॉब फिर कहता है कि अगर वो चाहे तो अपना नाम चेंज कर सकती है। ये सीन उनके बीच की बॉन्डिंग और रिस्पेक्ट को हाईलाइट करता है। बॉब पहले सर्कस में परफॉर्म करता था जहाँ काफ़ी लोग आते थे और उनके एक्ट पॉपुलर होते थे, लेकिन अब सर्कमस्टेंसेस की वजह से उसे छोटे फेयर्स में परफॉर्म करना पड़ रहा है। बॉब का सपना है कि एक दिन वो वापस सर्कस में जाएगा और एक ऐसा एक्ट करेगा जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा होगा, और वो भी इंग्रिड के साथ। इंग्रिड ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। शाम को बॉब अकेले ड्रिंक कर रहा होता है, तब फॉरेस्ट से एक बच्चा उसके पास आता है और ये बच्चा है इट। वो बॉब से कहता है कि उसके पेरेंट्स जंगल में खो गए हैं और क्या बॉब उन्हें ढूंढने में मदद कर सकता है। पहले बॉब मना कर देता है क्योंकि उसका शो शुरू होने वाला होता है, लेकिन फिर जंगल से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है और बच्चा कहता है कि यह आवाज़ उसकी माँ की है। अब बॉब बच्चे के साथ जंगल की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद फेयर के लोगों को बॉब का ब्लड स्टेन्ड हैंकरचीफ मिलता है। सबको लगता है कि वुल्व्स ने बॉब को मार दिया है और ये खबर इंग्रिड को भी मिल जाती है। इंग्रिड सुनते ही रोने लगती है। एक्चुअली यहाँ इट ने बॉब को मार दिया होता है और उसका क्लाउन फॉर्म ले लिया होता है ताकि बच्चे नेचुरली उसके पास आ सके। स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ कुछ वाइट लोग ब्लैक स्पॉट पर आ जाते हैं और उनका लीडर क्लिंट होता है। वो अंदर जाकर कहता है, हमें हैंक को दे दो और हम यहाँ से चले जाएंगे। वहाँ एक वाइट लड़की नॉर्मा दिखती है जो गाने आई होती है। वो उसे वहाँ से जाने को कहती है। डिक उन्हें समझाता है कि यहाँ हैंक नहीं है, शायद किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन वाइट लोग सुनने को तैयार नहीं होते। तब हैंक खुद बाहर आ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से खून खराबा हो। कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाती है जब कुछ वाइट लोग ब्लैक स्पॉट पर आए होते हैं और हैंक को लेने की डिमांड करते हैं, लेकिन ब्लैक ऑफिसर्स उन्हें जाने से रोक देते हैं और अपनी गन्स निकाल लेते हैं। क्लिंट अपने लोगों से कहता है कि गन्स नीचे रख दो और वो लोग वापस जाने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है और पूरी जगह को आग लगा दी जाती है। अब अंदर लोगों के पास कोई रास्ता नहीं होता और जो कोई विंडो से निकलने की कोशिश करता है उसे गोली मार दी जाती है। स्मोक इतना ज़्यादा हो जाता है कि कुछ भी क्लियरली दिखाई नहीं देता। मार्च और रीज भी अंदर फंसे होते हैं और हर तरफ पैनिक फैल जाता है। इसी बीच डिक को फिर से घोस्ट दिखाई देता है। उसको याद आता है कि आइस बॉक्स के नीचे पानी बह रहा था जिसकी वजह से लकड़ी जल चुकी होती है। डिक अपना दिमाग तेज करता है और फ्लोर को जोर से किक मारकर तोड़ देता है ताकि एक निकलने का रास्ता बन सके। पहले डिक अकेला ही भागने वाला होता है, लेकिन फिर उसे एक और घोस्ट दिखाई देता है जो असल में सस्की का होता है। ये सीन सस्पेंस और सुपरनैचुरल टेंशन को और बढ़ाता है। जब लोग फायर और स्मोक से मर रहे होते हैं तभी इट यानी पेनीवाइज अपीयर होता है। वो उन डर गए लोगों का फीस्ट तोड़ने आया होता है। इट एक लेडी को पकड़ लेता है और खा जाता है और ये सब देखकर रॉनी हॉरर में फ्रीज हो जाती है। डिक तुरंत रॉनी को उठाता है और वो भी पेनीवाइज को देख लेती है। डिक यहाँ बच्चों को बचाने के लिए रुकता है और सेस्की उसे बता रहा होता है
बाहर खड़े व्हाइट लोग सोचकर जा रहे होते हैं कि अंदर सब लोग जलकर मर जाएंगे। मैलकॉम, जो फिल और सूजी का फादर था, शायद ये सब करना सही नहीं लगता। डिक एक छोटी राह से हैंक, विल और रोनी को बचाकर बाहर निकल लेता है। फिर रिच और मार्च को भी अपनी साइड बुलाता है, लेकिन रूफ गिरने शुरू हो जाती है और रिच मार्च को एक बॉक्स में बैठने के लिए कहता है और ऊपर से लिड बंद कर देता है, क्योंकि बस वही एक सेफ जगह बची होती है। रिच अपनी जान मार्च के लिए कुर्बान करने वाला होता है और इस इमोशनल मोमेंट में वो मार्च को अपने दिल की बात बताता है कि पहली बार स्कूल में देखते ही उसे पसंद कर लिया था। मार्च भी अपने फीलिंग्स का इजहार करती है। मिस्टर कर्श की कार खराब होती है और वो अकेले छोड़ दिया जाता है। तब वो अपनी वाइफ इंग्रिड को देखता है, जो क्लाउन कॉस्ट्यूम पहने आई होती है। वो उसे तुरंत घर जाने को कहता है, वरना बेल्ट से लटका देने की धमकी देता है, लेकिन पेनीवाइज उसके पीछे आ जाता है और कर्श को बच्चा नाइफ से मार देता है। इंग्रिड ने वाइट लोगों को हैंक के बारे में बता दिया था, क्योंकि उसे पता था कि पेनीवाइज खुद को रोक नहीं पाएगा। इतने खून और डर को देखकर पेनीवाइज वहां सेलिब्रेट करने आएगा और इंग्रिड उससे मिल भी पाएगी। इंग्रिड उसे बच्चे की तरह किस करती है और पेनीवाइज कहता है कि अपने फादर को हक करो, हालांकि वो उसका फादर नहीं है। इंग्रिड उसे हक करती है। पेनीवाइज कहता है कि वो अब फुल है और 27 साल के लिए वापस सो जाएगा। इंग्रिड उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे जाने से रोकने की कोशिश करती है। पेनीवाइज गुस्सा हो जाता है और तब इंग्रिड समझ जाती है कि ये उसका फादर नहीं है। वो पूछती है, तुमने मेरे फादर के साथ क्या किया? पेनीवाइज कहता है, मैंने उसे खा लिया, लेकिन वो अब भी मेरे अंदर है। फिर पेनीवाइज अपने डेड लाइट्स दिखाता है, 3 लाइट्स जो उसका असली फॉर्म दिखाती है। इन लाइट्स को देखकर इंसान अपने आप पर कंट्रोल खो देता है और इंग्रिड हवा में उठने लगती है। थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड आ जाती है और मार्च को बॉक्स में जिंदा पाती है, लेकिन रिच की जान बच नहीं पाती और वो मर जाता है। विल और रॉनी ये सीन देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं। इस ट्रेजेडी में सिर्फ एक और लड़की जिंदा थी, जो शॉक में पागल सी हो जाती है। साथ ही इंग्रिड को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हैनलॉन और चार्लोट भी वहां पहुंचते हैं। विल उन्हें बताता है कि डिक ने उन्हें अंदर से बाहर निकाला और उनकी जान बचाई। हैनलॉन डिक से मिलता है और जानने की कोशिश करता है कि कैसे डिक ने एक घोस्ट से बात की और तब से वो डिक के पीछे आ रहा है। डिक अपने मरे हुए फ्रेंड के घोस्ट भी देख रहा था, जो पिछले रात के एक्सीडेंट के बदले के लिए उसके सामने आ रहे थे। मीनवाइल हैंक जंगल में छुपा हुआ था और चार्लोट उसे समझाती है कि अपने कपड़े उतार दे। वो एक्सीडेंट साइट पर कपड़े फेंक देगी ताकि सबको लगे कि हैंक भी मर गया और उसका केस क्लोज हो जाए। डिक हैनलॉन से कहता है कि पेनीवाइज अब यहाँ नहीं है। वो महसूस कर सकता है कि वो चला गया है और अब वो लोग सेफ है। लेकिन डिक के पास एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, एक पिलर का लोकेशन जो उसने डैनियल के माइंड के अंदर एंटर करके पता किया था। ये पिलर वॉर चीफ की ग्रेव के साथ बरी किया गया था। सेस्की का घोस्ट डिक के सामने खड़ा होता है और उससे कहता है कि बस फॉलो करो, जो उसे ग्रेव तक ले जाएगी। हैनलॉन चार्लोट से कहता है कि वो हैंक को अपने डेयरी हाउस में छुपा सकती है, क्योंकि डिक ने कंफर्म कर दिया है कि पेनीवाइज सो गया है और अब कोई इमीडिएट डेंजर नहीं है। पब्लिक को बताया जाता है कि ब्लैक स्पॉट में फायर एक इलेक्ट्रिक पोल की वजह से हुई थी। वहां बहुत सारे ब्लैक लोग इकट्ठे हुए थे और काफी लोग मार दिए गए। मिस्टर कर्स, जो लोगों की हेल्प करने गया था, वो भी मारा गया और इस फायर में हैंक भी शायद मर गया। यहाँ नेटिव अमेरिकन मिलते हैं और कहते हैं कि एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, मतलब पेनीवाइज शायद अब सो गया है। पिछले रात 23 लोग मरे और इससे पहले वो लगभग 17 बच्चों को गायब कर चुका था। ये ड्रामा हर 27 साल में होता है और लोग पिलर्स का ध्यान रखते हैं ताकि पेनीवाइज कभी डेयरी के बाहर ना जा सके। एक एल्डर कहता है, ओके भाई, चलो 27 साल बाद मिलते हैं। चार्लोट हैंक को टाउन से सेफ निकालने की कोशिश कर रही होती है। वो हैंक को अपने हस्बैंड का यूनिफॉर्म देती है ताकि नेबर्स को लगे कि ये उसका हस्बैंड है। यहाँ के लोग सब ब्लैक लोगों को इक्वल मानते हैं, इसीलिए उन्हें फेस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मार्ज और रॉनी लिली के घर जाते हैं ताकि उसे रिच की खबर दे सके। पता चलता है कि कल ये लोग ब्लैक स्पॉट गए थे और रिच वहाँ मर गया। ये न्यूज़ लिली को बहुत बुरा लगता है और स्टोरी में एक इमोशनल लेयर ऐड होती है। मार्ज और बाकी लोग वॉच टावर जाते हैं ताकि रिच के सामान कलेक्ट कर सकें।
यहाँ मार्ज को रिच का प्लेन मिलता है जो उसने मेन रोड तक फ्लाई करने की कोशिश की थी, लेकिन कभी सक्सीड नहीं हुआ। इस मूवमेंट में एक इमोशनल अंडरटोन भी है। प्लेन एक सिंबल है रिच की एम्बिशंस और उसके अधूरे सपनों का। डिक ने जिस जगह का लोकेशन दिया था वहाँ आर्मी डिगिंग कर रही होती है और फाइनली उन्हें एक पिलर मिलता है जो वो आर्मी बेस ले जाते हैं। डैनियल दूर से देख रहा होता है जैसे सिचुएशन का साइलेंट विटनेस। ये मूवमेंट सस्पेंस और टेंशन को बिल्ड करता है क्योंकि पिलर की इम्पोर्टेंस का अभी तक पूरा सिग्निफिकेंस रिवील नहीं हुआ है। चार्लोट हैंक को रोज के पास ले जाती है जहां वो हैंक का स्टे मॉन्ट्रियल में अरेंज करेगी। बॉर्डर क्रॉस करने के लिए रोज की हेल्प चाहिए। इससे टेंशन और इंट्रिग ऐड होती है। यहाँ हैंक सेफ रहेगा। डैनियल भी आता है पिलर के न्यूज़ के साथ और ये कंफर्म होता है कि सिचुएशन अब पॉलिटिकली और सुपरनेचुरली दोनों तरह से कॉम्प्लिकेटेड है। पिलर को आर्मी बेस पर पिट में डाल दिया जाता है और प्लान ये था कि इसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, लेकिन हेलोंग को पता लगता है कि जनरल शॉ ने झूठ बोला था। जनरल का असली प्लान पेनीवाइज को फ्री करना, क्योंकि इनके हिसाब से देश के लिए सबसे बड़ा डेंजर है लोग खुद, जो स्ट्रीट पर प्रोटेस्ट करते हैं और देश को हॉलो बनाते हैं। हेलोंग को ये सब मैडनेस लगता है, लेकिन जनरल शॉ नहीं सुनता और पिलर को पीठ में डाल देता है। अब हम देखते हैं पेनीवाइज सीवर में जो 27 साल से सो रहा था, लेकिन जैसे ही पिलर डिस्ट्रॉय होता है उसकी नींद तुरंत खुल जाती है। ये एक टर्निंग पॉइंट है। सुपरनैचुरल थ्रेट फिर से एक्टिव हो जाता है और स्टोरी के स्टेक्स स्काई हाई हो जाते हैं। पेनीवाइज तुरंत विल के घर जाता है और अपने डेड लाइट्स दिखाकर उसे हिप्नोटाइज कर देता है। ये मूवमेंट सस्पेंस और हॉरर दोनों को हाइटेन करता है और नेक्स्ट एपिसोड के लिए एंटिसिपेशन बिल्ड करता है। एपिसोड यहाँ क्लिफ हैंगर पर खत्म हो जाता है।